वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए गुलिस्तान अदब बुक से उर्दू के दूसरे प्रोजेक्ट को लिखने का तरीका बताऊंगी। तो बच्चों, दूसरे प्रोजेक्ट में आपको अपनी टेक्स्ट बुक से किसी भी नज़्म का, किसी भी पोएम का, किसी भी गज़ल का मुकम्मल डिटेल के अंदर तबसरा लिखना है प्रोजेक्ट के अंदर। तो एक बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ मैंने लिखने का तरीका बताया है कि किस तरीके से लिखना है। आपको प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएटिविटी को ऐड करना है, पिक्चर्स वगैरह लगानी है। अगर आप क्रिएटिविटी प्रोजेक्ट में नहीं दिखाओगे, ऐसा सीधा सीधा लिखोगे तो उसके 2 नंबर कट होते हैं। इसलिए पिक्चर्स का ऐड करना निहायत ही ज़रूरी है, ये बात ज़रूर याद रखना। तो सबसे पहले हमारा फ्रंट पेज आता है। फ्रंट पेज के ऊपर हम क्या लिखते हैं, सेशन वगैरह लिखते हैं, नाम, रोल नंबर वगैरह। फिर सेकंड पेज के अंदर हम क्या क्या लिखकर बताते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर हम किन किन पॉइंट्स की डिटेल देंगे, उन पॉइंट्स को लिखा जाता है। तो आप क्या लिखोगे उस पेज पर, उन्वान लिखोगे नज़्म वक्त का तराना का मुकम्मल तबसरा। शायर हैं इसके अली सरदार जाफ़री। अली सरदार जाफ़री का तारुफ लिखेंगे। फिर तवील नज़्म किसे कहते हैं ये बताएंगे। फिर हम नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखेंगे। फिर हम नज़्म का ख़ुलासा लिखेंगे। फिर नज़्म के अशआर की तशरीह कर कर बताएंगे। नज़्म के सभी अल्फाज मायने भी लिखेंगे। और लास्ट के अंदर इस नज़्म का तबसरा बताएंगे कि इस नज़्म के अंदर कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके से किया गया है, ये नज़्म क्यों लिखी गई है। इन सभी बातों के ऊपर तबसरा करेंगे, डिटेल के अंदर लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट में अली सरदार जाफ़री की एक पिक्चर लगाएंगे प्लेन वाले पेज पर, और फिर लाइनों वाले पेज पर इस तरीके से डिटेल में उनका तारुफ लिख देंगे। पढ़कर बताती हूँ। अली सरदार जाफ़री का तारुफ 1913 में इनकी पैदाइश हुई और इंतकाल सन 2000 में हुआ। अली सरदार जाफ़री बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ में इन्होंने तालीम हासिल की। इनकी उम्र 23 से 24 साल रही होगी जब उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ था। ये इब्तिदा से ही इस तहरीक के अंदर शामिल हो गए थे। लखनऊ में सब्ते हुस्न और मिजाज के साथ मिलकर इन्होंने नया अदब के नाम से एक रिसाला निकाला। बाद में ये मुंबई चले गए और वहीं पर ये मुस्तकिल तौर पर रहने लगे और इनका इंतकाल भी मुंबई में ही हुआ। फिर बच्चों आगे लिखेंगे, सरदार जाफ़री शायर भी हैं और नक़ाद भी। खून की लकीर, एशिया जाग उठा इनके इब्तिदाई यानी कि शुरुआती शायरी के कलेक्शन हैं। बाद के मजमूओं में एक ख्वाब और पीराने शरर, लहू पुकारता है काबिल ज़िक्र हैं। सरदार जाफ़री का शुमार तरक्की पसंद फ़िक्र के नुमाइंदों में होता है। इनकी तसनीफ़ यानी कि इनके लेखों में तरक्की पसंद अदब इस तहरीक से मुताल्लिक़ एक अहम किताब है। क्या नाम है किताब का? तरक्की पसंद अदब इनकी किताब का नाम है। इन्होंने गुफ्तगू के नाम से एक रिसाला भी जारी किया था। कबीर, मीर और गालिब से इन्हें बहुत दिलचस्पी थी। इन्होंने इन तीनों का कलाम उर्दू और देवनागरी रस्म ख़त में अपने तारुफ़ी मुक़दमों के साथ शाया किया था, क्योंकि ये इन तीनों को पढ़ने में इंटरेस्ट लेते थे। सरदार जाफ़री की शायरी तख्लीक़ात में नई दुनिया को सलाम एक तवील नज़म है। सरदार ने ये नज़म हिंदुस्तान की आज़ादी से 1 साल पहले 1946 में लिखी थी। नज़म का बुनियादी मौजू मग़रिबी साम्राज्य और सरमायादाराना निज़ाम की मुखालफत करना है। जदोजहद और इनकलाब की दावत के बाद नज़म एक खुशगवार मुस्तक़बिल की उम्मीद पर ख़त्म होती है और नज़म का अंदाज़ जो है वो तमसीली है। तो बच्चों, पहले यहाँ पर हमने शायर का तारुफ लिख दिया है। अब है नज़म का मरकज़ी ख़याल कि इस नज़म को पढ़कर इस नज़म के अंदर किस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, क्या मॉरल एजुकेशन मिलती है। तो हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ साम्राज्यों यानी कि अंग्रेज़ हुक्मरानों की हुकूमत थी। उनके जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना, इनकलाब और तहरीक आज़ादी की जदोजहद का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना इस नज़म का मरकज़ी ख़याल है।
अब बच्चों नज़्म का खुलासा लिखना है, तो कैसे लिखोगे कि वक्त का तराना अली सरदार जाफरी की एक तवील यानी कि एक लंबी नज़्म है। ये नज़्म 8 अज्जा पर मुश्तमिल है यानी कि 8 पार्ट्स हैं और हर जुज़ का अपना एक उन्वान है यानी कि 8 पार्टों का अपना अपना एक अलग टॉपिक है। इसके पहले जुज़ को हर्फ़ अव्वल और आखिरी जुज़ को हर्फ़ आखिर का उन्वान यानी कि नाम दिया गया है। बकिया दरमियानी अज्जा के लिए पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर जैसे उन्वानात यानी कि नाम दिए गए हैं। गुलिस्तान अदब में इस नज़्म का जो इक़्तिबास यानी कि जो पार्ट दिया गया है उसका उन्वान है चौथी तस्वीर यानी कि चौथा वाला पार्ट। इस नज़्म का हम अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ रहे हैं। नज़्म के इस हिस्से में अंग्रेज़ी हुकूमत, साम्राज्यत, बादशाहत के ख़िलाफ़ इनकलाब व बगावत की तस्वीर कशी की गई है। नज़्म के इस इक़्तिबास में अवामी जदोजहद और तहरीक आज़ादी में उनकी पुरजोश शमूलियत को इस तरह बयान किया गया है कि अनगिनत आलम मुल्क अब आज़ाद हो चुके हैं और वक्त ने उनकी बहार देखी है। अब हिंदुस्तान भी आज़ाद होने जा रहा है। अब इंतकाम की आग लोगों के दिलों में सुलग उठी है। मुद्दतों जिन लोगों को कुचला गया है उनमें बगावत के शोले भड़क रहे हैं। मुंबई के जहाज़ों को शायर सलाम पेश करता है कि उन्होंने शहनशाहियत के ख़िलाफ़ बगावत की है। अब आज़ादी के हसूल यानी कि आज़ादी को हासिल करने के लिए साम्राज्यों की बंदूकों की गोलियों के सामने सीना सुपुर्द है। अगर यही हाल रहा तो अवाम के खून में सैलाब में शहनशाहत डूब जाएगी यानी कि बादशाह जो हम पर जुल्म कर रहे हैं वो हार जाएंगे और हम ज़रूर आज़ादी हासिल करेंगे। अब बच्चों आपको प्रोजेक्ट में ये भी बताना होगा कि तवील नज़्म किसे कहते हैं। तो उर्दू में मसनवी, कसीदा और मर्सिया भी तवील नज़्में यानी कि बड़ी बड़ी नज़्में कही जाती हैं। लेकिन तवील नज़्में दरअसल नज़्म की एक ख़ास किस्म होती है जिसका चलन पहली जंग अज़ीम यानी कि 1914 के बाद आम हुआ था। याद रहेगा कि तवील नज़्में लिखने की शुरुआत पहली आलमी जंग यानी कि 1914 के बाद आम हुआ था। पहली मशहूर तरीन जो तवील नज़्म थी वो अंग्रेज़ी के मुमताज़ शायर टी.एस. एलिट की द वेस्टलैंड है। शायर के बस नगातों का ख़याल है कि तवील नज़्म एक तरह का मकाला होता है। अपनी वसत और तवालत की बाइस तवील नज़्म में ये गुंजाइश रहती है कि शायरी तजुर्बे का जो इजहार है तसलसल यानी कि लगातार हो और मरबूत तरीके से अपनी बात को पुख्ता तरीके से अपनी बात को शायरी के तौर पर कहा जा सके। तवील नज़्मों की हैयत यानी कि बनावट मुतीन यानी कि तयशुदा नहीं होती है। ये नज़्म आम तौर पर इब्तिदा से यानी कि शुरुआत से आखिर इख्तिताम तक एक ही बहर के अंदर कही जाती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ बहरों को एक ही नज़्म के अंदर इस्तेमाल किया जाए। ज़ाहिरी एतबार से तवील नज़्मों की एक मारूफ यानी कि मशहूर मिसाल मुसद्दसे हाली है और इकबाल की बाज़ नज़्में हिजरे रहा, मस्जिद करतबा, ज़ौक़ व शौक़ भी तवील नज़्में हैं। इन नज़्मों की हैयत जो है लिखने का तरीका जो है वो रिवायती है। तवील नज़्मों की हैयत यानी कि बनावट में बड़े और इनकलाबी तजुर्बों का सिलसिला सरदार जाफरी की नज़्मों से शुरू होता है यानी कि सरदार जाफरी के ज़रिए से ही इनकलाबी नज़्में लिखने की बड़ी नज़्में लिखने की शुरुआत हुई थी। उर्दू की मशहूर तवील नज़्में जिन्हें बहुत मकबूलियत यानी कि मशहूर हुई उनका नाम है हुस्न कोज़ागिर, नून मीम राशिद के ज़रिए लिखी गई। ठठ जाफ़र ताहिर की, परछाइयाँ साहिर लुधियानवी की। आधी सदी के बाद वज़ीर आगा, सिंदबाद, शहर आज़ाद, सबगश्त, सिलसिलातुल जुर्स, सयारगाह, सूतुन नाक़ूस, उमेक हनफी।
विलास यात्रा, कुमार पाशी, मशरिक़ व मग़रिब की तकरीबन तमाम ज़ुबानों के अंदर तवील नज़्मों को लिखा जा चुका है। तो बच्चों प्रोजेक्ट फाइल में तवील नज़्म किसे कहते हैं ये भी ज़रूर लिखना। अब क्योंकि बच्चों नज़्म का हमें मुकम्मल तबसरा करना है तो कुछ अल्फाज महीने भी प्रोजेक्ट फाइल में लिखे जाएंगे। तो प्लेन वाले पेज पर बहुत खूबसूरती से बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिखना अल्फाज महीने प्लेन वाली साइड पर, और इधर की साइड लिखना अल्फाज महीनों को। आबशार कहते हैं झरने को, शमशीर तलवार को, आहीनी यानी कि लोहे से बना हुआ। हुर्रियत कहते हैं आज़ादी को, तग़यानी यानी कि सैलाब। अज़्म कहते हैं पुख्ता इरादे को, सोफ़कन कहते हैं रोशनी बिखेरने वाला। अब बच्चों इस नज़्म के सभी बंदों की हमें तशरीह लिखनी होगी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। तो ये जो शेर है प्लेन वाले पेज पर बड़े बड़े हुर्फ़ों में बहुत खूबसूरती के साथ लिखना, और इसकी तशरीह लाइनों वाले पेज पर लिखना। तो सबसे पहले लिखना होता है सयाक़ो सबाक़ कि ज़ेल के अशार दरसी किताब में शामिल अली सरदार जाफ़री की तवील नज़्म वक्त का तराना से लिए गए हैं। तो पहला बंद क्या है? तूने लाखों बहारें देखी हैं, अब की इस मुल्क की बहार है और वादियाँ गूंजती हैं नारों से, साजो आहंग आबशार है और। तशरीह होगी कि शायर का कहना है कि ए वक्त तूने लाखों बहारें देखी हैं, रौनकें देखी हैं, अब इस मुल्क की तू बहार भी देख वक्त, ये बहार दूसरी बहारों से मुख्तलिफ यानी कि अलग है। इन दिनों वादियों में मैदानों में इनकलाब यानी कि आज़ादी हासिल करने के नारे गूंज रहे हैं। आबशारों यानी कि झरनों की आवाज़ कुछ और ही है, यानी उनकी आवाज़ों से भी आज़ादी यानी कि इनकलाब जिंदाबाद की आवाज़ें आ रही हैं झरनों की आवाज़ों से। अब है दूसरा बंद, काफ़िला इनकलाब का है रवा, बज रही है खुशी की शहनाई, ज़लज़लों से दहल रही है ज़मीं, बह रहे हैं ले रहे हैं पहाड़ अंगड़ाई। तो तशरीह लिखोगे कि इनकलाब यानी कि आज़ादी हासिल करने वाला जो काफ़िला है आगे बढ़ रहा है, हर तरफ खुशी की शहनाई बज रही है, इनकलाबियों के बढ़ते कदमों से ज़मीन हिल रही है, जैसे ज़लज़ले आ गए हैं, पहाड़ भी अब अंगड़ाई ले रहे हैं, यानी कि हर तरफ इनकलाब का शोर है। अगला बंद है, सुलग उठी है इंतकाम की आग, बर्फ़ की चोटियाँ दहकती हैं, जुल्म जबर के अंधेरे में सैकड़ों बिजलियाँ चमकती हैं। तो तशरीह होगी, शायर सरदार जाफ़री कहते हैं कि इस वक्त अवाम के सीनों में साम्राज्यों यानी कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आग सुलग उठी है, और आज़ादी हासिल करने के जोश में यानी कि जोश इनकलाब से बर्फ़ की चोटियाँ भी दहकने लगी हैं, जुल्म व जबर के अंधेरे में इंतकाम की बिजलियाँ चमक उठी हैं। अब है चौथा बंद, जिनको कुचला गया है सदियों से, आज तक उनके दिल धड़कते हैं, ज़िंदगी के बुझे हुए शोले एक नई शान से भड़कते हैं। तो तशरीह होगी कि शायर का कहना है कि सदियों तक जिन मासूमों को कुचला गया, उनके बुझे हुए शोले नई शान से अब भड़क उठे हैं, और वो भी बगावत पर आमदा हो गए हैं, क्योंकि देश का अब हर इंसान आज़ादी हासिल करना चाहता है। अब है पांचवा बंद, फसल के साथ खेतों से आग रही है बगावतों की सिपा, जगमगाती है अदल यानी कि इंसाफ की शमशीर, मिल सकेगी ना जालिमों को पनाह। तशरीह होगी कि अब मज़लूम किसान बेदार यानी कि उनमें अवेयरनेस आ गई है, लगता है कि खेतों में भी बगावत की फसल उग रही है, अब अदल की जगमगाती शमशीर के मुकाबले में जालिमों को पनाह न मिल सकेगी। छठा बंद है, कारखानों के आहीनी दिल से एक सैलाब सा उबलता है, सुर्ख परचम हवा के सीने पर बन के रंग शफक मचलता है। यानी कि तशरीह होगी कि शायर अली सरदार जाफ़री कहते हैं कि कारखानों में काम करने वाले कारीगर और मज़दूरों के दिलों में भी बगावत का सैलाब उमड़ आया है। यहाँ आहीनी दिल से मुराद है मशीनें, वो सब मुत्हिद यानी कि एकजुट हो गए हैं, और उनके इत्तेहाद यानी कि एकता के निशाने सुर्ख परचम हवा के सीने पर लहरा रहा है।
यहाँ पर बच्चों सुर्ख परचम से मुराद कम्युनिस्टों का सुर्ख झंडा है, क्योंकि मिलों, फैक्ट्रियों और दूसरे इदारों में काम करने वाले ट्रेड यूनियन के तहत अपने एहतजाज यानी कि अपने प्रोटेस्ट और मकसद को हासिल यानी कि हसूल के लिए सुर्ख झंडा बुलंद करते हैं। अगला और 7वां बंद है, यही हिंदुस्तान का साहिल है जिस पे टूटा गुरूर सुल्तानी, आग सी सुलग गई है पानी में मौजें करती हैं शोला अफशानी। तशरीह होगी कि सरदार जाफरी कहते हैं कि इसी हिंदुस्तान के साहिल पर गुरूर सुल्तानी यानी कि अंग्रेज़ी हुकूमत टूटा है, गुरूर सुल्तानी टूटा है, पानी में आग सी लग गई है और इस बगावत की आग से ऐसा लगता है कि मौजें यानी कि लहरें भी शोला बनकर उठ रही हैं। अगला बंद है, बात बा खुल गए हैं बगावत के, मुंबई के जहाज़ों को सलाम, जो शहनशाहियत से टकराए ऐसे जाबाज गाजियों को सलाम। बादबा किसे कहते हैं? जो जहाज़ों के अंदर जहाज़ चलाने वाले झंडे से लगे होते हैं, उन्हें बादबा कहते हैं, जिनसे हवा के ज़रिए से बादबा कहते हैं जो लंबे लंबे डंडों के ऊपर तिरपाल से बने होते हैं, जहाज़ों के ऊपर जो हवा के सहारे चलते हैं, तो उन्हें बादबा कहते हैं। तो जो जहाज़ हैं आगे बढ़ने के लिए उनके बादबानों को खोल दिया गया है। तशरीह होगी कि इस बंद में अली सरदार जाफरी कहते हैं कि इसी साहिल पर मुंबई के जहाज़ों ने बगावत के बादबा खोले थे और शहनशाहियत यानी कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की थी, ऐसे जाबाज गाजियों को हम सलाम करते हैं। अगला और 9वां बंद है, दीदानी अहल शहर का है शिकवा, गोलियां रोकते हैं सीनों में, लब पे नारे निगाह में अज़म जिहाद, हुर्रियत सूफकन जबीनों पर। यानी कि बच्चों इसकी तशरीह होगी कि शायर का कहना है कि इन बागबानी जहाज़ों का साथ अहले शहर यानी कि पूरे शहर ने दिया था। शहर के इन जयालों ने यानी कि जाबाजों ने अपने सीनों पर गोलियां रोकी थीं यानी कि गोलियां खाई थीं, लेकिन इनके होठों पर इनकिलाब का फिर भी नारा था, इनकी निगाह में जिहाद का अज़म था, इनकी पेशानी यानी कि माथे पर आज़ादी साफ़ थी, सोफगन थी लिखी थी, यानी कि जज्बा आज़ादी से इनकी पेशानियाँ मुनव्वर थी, नूर से भरी हुई थी। अगला और 10वां बंद है, हर सड़क पर समुंदरों का उबाल, हर गली में है जोश तूफ़ानी, गरक कर देगी बादशाही को आदमी के लहू की तग़यानी। तो तशरीह होगी कि सरदार जाफरी इस बंद में कह रहे हैं कि हर सड़क पर इनकलाबी समुंदर की तरह उबल आते हैं, हर गली में बगावत का जोश है, इन बागियों और जहाज़ों के खून का सैलाब बादशाह को गरक कर देगा, यानी कि अवाम के जोश और जज्बे के सामने बादशाह मजबूर हो जाएंगे और ये मुल्क आज़ाद हो जाएगा। अब बच्चों हमें नज़्म वक्त का तराना का तबसरा लिखना है कि हमने इस नज़्म के अंदर किन किन बातों को किस किस तरीके से पढ़ा है। तो आप प्रोजेक्ट फ़ाइल में लास्ट में क्या लिखोगे कि अली सरदार जाफरी ने ये नज़्म वक्त का तराना 1946 में लिखी थी। इस वक्त जंग आज़ादी अपने आखिरी मराहिल पर थी, यानी कि जो आज़ादी की जंग थी वो अपने आखिरी चरम पर चल रही थी। इनकलाबियों का जज्बा हुर्रियत यानी कि आज़ादी के जज्बे के सामने अंग्रेज़ बेबस हो चुके थे। लोग देख रहे थे कि इन जयालों और सरफरोशों ने साम्राज्यों को मजबूर कर दिया है कि वे हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएं और हिंदुस्तान पर हिंदुस्तानियों की हुकूमत हो। सरदार जाफरी ख़ुद एक इनकलाबी शायर थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे और तरक्की पसंद अदब के इल्म बुरदार थे, बहुत बड़े जानने वाले थे। इन्होंने अपनी इनकलाबी शायरी के ज़रिए साम्राज्यत के ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद की थी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। इनकी नज़में और तकरीरें सुनकर आम आदमी भी जोशीले अंदाज में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाता है।
नज़्म का उन्वान वक्त का तराना से ज़ाहिर है कि वक्त का ये तराना यानी कि ये तकाज़ा है कि अब हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के हवाले कर दिया जाए। किताब गुलिस्तान अदब में नज़्म का जो हिस्सा शामिल किया गया है उसमें शायर ख़ुद वक्त से मुखातिब है, यानी कि वक्त से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि इस दुनिया में अनगिनत बहारें आई हैं, लेकिन अब इस मुल्क की जो बहार होगी वो देखने से ताल्लुक़ रखेगी, क्योंकि अब इस मुल्क की वादियाँ, पहाड़, आबशार, बर्फीली चोटियाँ सभी इनकलाब के मुंतज़िर हैं, यानी कि आज़ादी हासिल करने के इंतज़ार में हैं और काफ़िलाए इनकलाब आगे बढ़ रहा है। जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ लोगों के सीनों में इंतकाम की आग सुलग उठी है। जिन लोगों को सदियों से कुचला गया था उनकी ज़िंदगी को बुझते हुए शोले एक नई शान से भड़क रहे हैं। उनकी ज़िंदगी के नए शोले, यहाँ मुराद उन मजबूर व बेबस आगे है जिन लोगों को सदियों कुचला गया था, अब उनकी ज़िंदगी के बुझते हुए शोले एक नई शान से भड़क रहे हैं। यहाँ मुराद उन मजबूर और बेबस हिंदुस्तानियों से है जिन्हें साम्राज्य यानी कि अंग्रेज़ हुकूमत ने अपने जुल्म व सितम का शिकार बनाया था। अब मुल्क के खेतों में ऐसे बागी सिपाही परवान चढ़ रहे हैं जो जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे। फिर इंसाफ की शमशीर से जालिमों को पनाह न मिल सकेगी। कारखानों में काम करने वाले मज़दूर हों या किसान, सब मुत्तहद यानी कि एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। इनके इत्तेहाद यानी कि एकता से हिंदुस्तान के साहिल पर गुरूर सुल्तानी को यानी कि अंग्रेज़ों के घमंड को तोड़ा था। मुंबई के जहाज़ों ने बगावत की और शहनशाहियत के ख़िलाफ़ अपनी जान की बाजी लगा दी। मुंबई शहर के साम्राज्य हुकूमत के सामने सीना सुपुर्द हो गए हैं। मुंबई शहर के जयाले यानी कि जाबाज लोग। इस नज़्म की पूरी फ़िज़ा में इनकलाब बसा हुआ है। इनकलाबी शायरी में तरन्नुम से ज़्यादा घनघरज होती है। यहाँ पर लिख देना, तरन्नुम से ज़्यादा घनघरज है, क्योंकि यहाँ पर आज़ादी हासिल करने से मुताल्लिक सभी बातें हैं। ऐसा कलाम आलम जोश में लिखा जाता है, यानी कि जब ऐसी नज़्म लिखी जाती है तो ऐसी नज़्म को जोश के आलम में लिखा जाता है और सुनने वालों के दिलों में, सीनों में जोश भर देता है। इस एतबार से वक्त का तराना एक कामयाब नज़्म है। तो बच्चों, नज़्म का पूरा ही तबसरा भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। बाकी के सभी प्रोजेक्ट आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।